नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, ठीक है मैम। धीरे धीरे सब ऐड हो रहे हैं। हम्म, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। चलो आज हमने कुग्नोसी स्टार्ट करना है। ठीक है, कुग्नोसी में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्सेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रग्स के सारे, जितनी भी चैप्टर नंबर 5 है कुग्नोसी का, उसमें सारी ड्रग्स दी हुई हैं। सबसे मेन टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले इसको कवर कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को इसको पढ़ने का, रिवाइज करने का और याद करने का टाइम मिल जाए। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम, विजिबल। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लैक्सेटिव्स की। लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? एक सेकेंड। हेलो, हाँ कौन? सर थोड़ी देर बाद बात करें, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ सर मैं। ठीक है, लैक्सेटिव्स की बात करते हैं। लैक्सेटिव्स होते क्या हैं भाई? देखो, पूरी कहानी को सुनने और समझने से पहले एक बहुत अच्छी चीज समझ लो हिंदी में, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि एक्चुअल में लैक्सेटिव्स होते क्या हैं। जब कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज जिसे बोलते हैं, ठीक है, कब्ज के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब कभी टूल पास नहीं होता, पॉटी नहीं जा पा रहे हो, हफ्ते में 3 दिन जा रहे हो, बाकी के दिन ब्लैंक हो, ठीक है, जब ऐसी कंडीशंस बनती हैं, या फिर फ्रेश होने तो जाते हो, पॉटी तो जाता है इंसान, लेकिन क्या होता है, उसको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार ब्लड भी साथ में रिलीज हो जाता है उसके, कई बार टूल के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर लंबे समय तक बनी रहे तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी पैदा कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे लैक्सेटिव्स क्या है? लैक्सेटिव्स वो होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के बॉवल मूवमेंट को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं और आसानी से टूल पास कराते हैं बॉडी से। ठीक है, जिनको फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है उनको आसानी से फ्रेश करवाने के लिए हम ये सारी चीजें को देते हैं। ईसबगोल का नाम सुना है किसी ने? ईसबगोल की भूसी आती है। हाँ मैम, नहीं सुना है। सुना तो नेट पे सर्च। ठीक है, तो मेन देखा उसका है। रोल क्या है? देखो, उसके बिना दो पर्पसेस होते हैं, वो दो तरीके से वर्कआउट करता है, होता वो लैक्सेटिव ही है। अगर आप उसको रात को सोने से पहले सिर्फ 1 चम्मच गुनगुने दूध के साथ खा लेते हो, तो क्या होगा, आपका जो बॉवल मूवमेंट है वो क्या करेगा, पेट में जाकर के फूलता है, फूलने की वजह से पानी इकट्ठा करता है। पानी इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, वहां का जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, वहां का स्पेस काफी मतलब जो इंटेस्टाइन का जो अपना स्पेस होता है ना, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो क्या होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वेव्स, वेव्स के फॉर्म में चलता है, जैसे लहरें चलती है ना, उस फॉर्म में ये आगे फॉरवर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, जिससे कि हमारा जो फूड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्सेटिव क्या हुआ, इसबगोल की भूसी अगर गुनगुने दूध से खा लिया तो क्या हो जाएगा, सुबह इजली टूल पास हो जाएगा, फ्रेश होना इजी हो जाएगा। अगर पॉटी नहीं आ रही है तो नॉर्मली आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको मोशन लूज हो गए हैं, अगर आपको लूज मोशंस हो गए हैं, ठीक है, आपकी बॉडी एक्सेस अमाउंट में वाटर रिलीज कर रही है, अगर लंबे समय तक ये रहेगा तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम सेम चीज, किसको, इसबगोल की भूसी को किसके साथ खाएंगे, दही के साथ। ठीक है, जनरली आप 1 चम्मच दही में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी को मिक्स करो और जनरली ऐसे खा करके पानी पी करके छोड़ दो, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा लूज मोशन रुक जाएगा, टूल की कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, जहां लिक्विड आ रहा था वहां आप सॉलिड सेमी सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लैक्सेटिव का काम क्या होता है,
अगर पॉटी नहीं आ रही है, अगर टूल पास नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर स्टूल नहीं निकल पा रहा है प्रॉपर बॉडी से, तो ये क्या कराएगा, उसको लूज कराएगा। कैसे? उसके मूवमेंट के साथ। बहुत सारे तरीके होते हैं, किस टाइप से कराएगा वो बताएगा। देखो, जब लैक्सेटिव्स के टाइप्स होते हैं कि वर्क कैसे कैसे करेगा। ठीक है, सेकेंडली क्या, अब समझ में आएगा कि मेन कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलना। पेट खराब हो रहा है, पॉटी नहीं आ रही है, तो पेट को सिस्टमैटिक डाइजेशन कराने का काम किसका हो गया? लैक्सेटिव्स का। अब समझ में आया लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? टूल को हाँ लूज कराना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। और अगर ज्यादा लूज हो चुका है हमारा टूल, तो उसको वापस से अपने फॉर्म में लेकर के आना, वो कहलाएगा तुम्हारा लैक्सेटिव। ठीक है। अब जनरली कॉन्स्टिपेशन क्या होते हैं, देखो, हम बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में घर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। एक्चुअल में पेट नहीं होता है, वो होता है क्या है, लोअर इंटेस्टाइन, लोअर एब्डोमेन, जो तुम्हारा इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट होता है, जहां से तुम्हारा रेक्टम, रेक्टम का जो पार्ट होता है जहां से तुम्हारा टूल पास हो रहा होता है, एक्चुअल वो वाला स्पेस तुम्हारा क्या नहीं हो रहा होता है, क्लीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब हम ये तो नहीं बोल सकते मेरा रेक्टम क्लीन नहीं हो रहा। तो नॉर्मल डेली यूज की लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। ठीक है। तो जनरली कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले तो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। जनरली यहाँ पे क्या होगा, इनफ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट होंगे, बॉल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आप हफ्ते में अगर 3 बार टूल पास करते हो और बाकी के दिन आप पॉटी नहीं करते हो, फ्रेश होने नहीं जाते हो, तो ये सिम्टम्स है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है। ठीक है। उसके बाद और भी सारी और भी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि अब देखो, सबसे पहले तो क्या हो रहा है, बाउल मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली मूव कर रहा है। अगर प्रॉपर मूव नहीं कर रहा है तो टूल पास नहीं होगा। बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, लूज मोशन हो जाएंगे। या फिर टूल बहुत हार्ड है, टूल पास तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, बहुत हार्ड है। आप पॉटी में बैठे हो आधे घंटे से पौन घंटे से, लेकिन फिर भी आप जब बाहर निकलते हो फ्रेश होने के बाद, तो आपको कैसा लगता है कि यार अभी भी मेरा पेट प्रॉपरली खाली नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन हार्ड टूल के साथ होती है। उसके बाद कई बार पेन भी होता है, बीच पेट में एक टाइप की चमक चलती है जब तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन होता है, तो CO2 रिलीज नहीं हो पाती है, गैसेस रिलीज नहीं हो पाती हैं। तो वो सब क्या होता है, गैसेस, लिक्विड, टूल, हार्ड, सब इंटरप्ट होकर के क्या क्रिएट क्रिएट करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ पेन, वो भी फील होता है। ठीक है। एब्डोमेन मतलब पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां पेन होगा तुम्हें। ठीक है। उसके बाद ब्लोटिंग, ब्लोटिंग क्या होता है, अपने आप में एक भारीपन फील होने लगेगा। बॉडी क्या करती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करने लगती है, स्टोर करने लगती है, जिसकी वजह से वजन भी बढ़ता है और अपने आप में एक भारीपन महसूस होने लगता है, थुल थुल टाइप की जो फीलिंग होती है ना, वो होने लगती है। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, कॉन्स्टिपेशन के। लेकिन कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन आपको बॉडी में रहता है और इससे आपको प्रॉपर रिलीफ लंबे समय तक नहीं मिलता है, तो आगे चल के ये डिजीजेस का फॉर्म ले सकता है। सबसे पहले पाइल्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करने को मिलती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करने को मिलती है। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये आपके पास है, तो ये मान के चलो कि आपको आगे चल के ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं लैक्सेटिव्स के, सबसे पहले बोलते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट। देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब तुम घर में पानी भरते हो, नल में नली लगाते हो और टंकी में पानी भरना स्टार्ट करते हो। ठीक है। अगर नल बहुत स्लो आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, नल बहुत स्लो आ रहे हैं, तो जो नली है वो क्या होगा, नली में से पानी बहुत धीरे धीरे आएगा। क्यों? क्योंकि नली तो पूरी खाली है। नली पूरी खाली है ना, नली में, नली के अंदर का जितना भी एरिया है वो पूरा पानी से नहीं भर रहा। और अगर उसी जगह मैंने नल को पूरा खोल दिया, तो क्या होगा, जब तक नली पूरी नहीं भरेगी, नली में आगे प्रेशर नहीं बनेगा। गाड़ी धोने के लिए प्रेशर बनाते हो, नली से प्रेशर क्रिएट करते हो, तो वो तब तक नहीं बनेगा जब तक कि पूरा पाइप में प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में जितना भी रफेज मटेरियल होता है, जितने भी हाइड्रोफिलिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हमारे उस पर्टिकुलर इंटेस्टाइन को फुल करेंगे, वहां पे उसका बल्क बनाएंगे, वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, ताकि जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से फुल हो जाए
जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो आसानी से होने लगे और आसानी से टूल पास हो जाए और तुम्हारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स का मतलब ये होता है कि पेट में आंतों में क्या थोड़ा थोड़ा खाना जगह जगह फंसा हुआ है, तो वो पूरी तरह से आगे नहीं निकल पा रहा। लेकिन हमने क्या करा, एक लैक्सेटिव को खाया तो उसने क्या करा, बल्क फॉर्मिंग एजेंट का काम किया। तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाकर के वहां पे फूल गया, फूलने की वजह से वहां पे क्या हो गया, पूरे इंटेस्टाइन आसानी से फुल हो गई। फुल होने की वजह से जो तुम्हारी इंटेस्टाइन की वॉल्स थी ना, अब उसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया। फिर क्या होगा, सारा का सारा मटेरियल बॉडी से आसानी से बाहर हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सबसे पहले बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। ठीक है, ये कहाँ पे काम करते हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्योंकि मेन खाने का क्या होता है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर हमारा रेक्टम से बाहर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, देखो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स। डॉक्टर कहते हैं कि खाने में बहुत सारा वो खाओ, फाइबर खाओ, ककड़ी खाओ, एप्पल्स खाओ, और उससे नहीं हो रहा तो सबसे पहले ईसबगोल खाओ। ईसबगोल क्या होता है, हस्क होती है, पानी में जाकर के फूलती है। वो जितनी ज्यादा फूलेगी उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेगी, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आसानी से होगा। तो जो बीच में फंसा हुआ मटेरियल है ना, वो उसको भी बाहर साथ में ले जाएगी और तुम्हारी इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है तुम्हारा, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर में क्या होगा, प्लांट से निकलने वाले जो भी वो होते हैं ना, देखो तुमने देखा होगा एप्पल खाते हैं, एप्पल कई लोग क्या करते हैं, छील कर खाते हैं, जो उसका बाहर का छिलका होता है वो फेंक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर खा भी लिया तो कई बार क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एज इट इज बॉडी से बाहर हो जाते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। तो रफेज मतलब क्या होता है, प्लांट से मिलने वाली चीजें जो कि हमारे बॉडी में कभी कभी इनकम्प्लीट डाइजेस्ट होती है, मतलब पूरी कंप्लीट उसका क्या नहीं हो पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता, हमारे एंजाइम्स उसको पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाते, पचा नहीं पाते, और वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, रफेज। ठीक है, जो पार्टिकल्स रह जाते हैं ना वो रफेज का काम करते हैं, जिसके थ्रू सारा मटेरियल आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई फ्रूट्स खाते हैं तो उसकी स्किन के साथ खाना चाहिए। सबसे अच्छी चीज है आलू। आलू को अगर छिलके के साथ खाओगे, गांव वाले जो एरियाज होते हैं ना, उसमें क्या करा जाता है, सॉरी, देखो इसमें गांव वाले एरियाज में क्या होता है, जनरली आलूओं को छीला नहीं जाता, उनको वॉश करके कट करके डायरेक्टली सब्जी बना दी जाती है। तो जो छिलके रहते हैं ना, उन छिलकों का काम होता है तुम्हारा रफेज क्रिएट करना। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में फाइबर का काम करते हैं। अब बनाना खाते हो तो बनाना के साथ साथ कभी कभी जो बनाना के जो छिलके होते हैं ना, उस पे एक वाइट पार्ट लगा हुआ होता है, कई लोग उसको भी खा लेते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पहले तो वो फाइबर का काम करता है, और सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है उसकी, पके हुए केले की बात करें, सेकंड कंडीशन ये होती है कि जिसको केले से एलर्जी होती है, जिसको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो केले के छिलके के ऊपर जो व्हाइट पोर्शन लगा हुआ था, अगर उसको खा लिया जाए तो सर्दी जुकाम नहीं होगा, और आपकी एलर्जी कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी, और आप बिना एलर्जी के रिएक्शन के आसानी से केला खा सकते हो। ठीक है, तो जो भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल्स हो गए, ठीक है ना, उसके बाद कीवी फ्रूट्स हो गए, ये सारे जितने भी होते हैं ना, इनको स्किन के साथ खाना चाहिए, इसको छील के नहीं खाना चाहिए। इसके ये वाले जो छिलके वाले पार्ट होते हैं ना, उसका भी यूज करना चाहिए। उसके बाद होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स का मतलब होता है कि सारे जो आटे होते हैं ना, जितना मोटा आटा होगा आपकी बॉडी उसको उतना अच्छे से पचाएगी, जितना पतला आटा होगा ना बॉडी को उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी पचाने में। फॉर एग्जाम्पल, मैदा पचाना बॉडी के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन गेहूं की मोटे आटे की रोटी खाओगे तो वो बहुत इजीली पचती है। जैसे कि दलिया, ओट्स, ये सब क्या होते हैं, रागी, इनका आटा बहुत बारीक नहीं पिसता। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, होल ग्रेन्स। नट्स, नट्स क्या होते हैं भाई, काजू बादाम पिस्ता, ये सब क्या है, नट्स। इनके अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड कराते हैं, फाइबर प्रोवाइड कराते हैं, ये अपने आप में बहुत फाइबरस होते हैं।
ठीक है, जो तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन को क्या करते हैं, रिलीफ कराते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद डाइटरी फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है सॉल्यूबल। सॉल्यूबल मतलब जो कि वाटर के साथ आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, कि फाइबर के साथ मिल जाएगा। और जो चीज वाटर के साथ मिल सकती है ना, वो आसानी से सड़ सकती है। सड़ना मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होना। हमारे स्टमक में किसी भी खाने को पचाने में मैक्सिमम 3 डेज लगते हैं। 3 दिन में हमारा खाना पच के बॉडी से बाहर होता है। तो ठीक है, तो अपनी जो प्रोसेस चलती है ना, कई बार देखना कि मान लो कि आज मैंने खाना खा लिया, ठीक है, सुबह उठ के हम फ्रेशन अप हो गए, फिर मैंने कल पूरे दिन फास्ट रखा, ठीक है, फिर पूरे दिन फास्ट रखने के बाद परसों सुबह मॉर्निंग में भी हम क्या करते हैं, टूल पास करते हैं। फिर ये क्वेश्चन आता है कि हमने तो पूरे दिन खाना ही नहीं खाया, मेरा तो उपवास था, फिर हम पॉटी क्यों गए। क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है वो किसी भी अनाज को, किसी भी चीज को पचाने में मैक्सिमम 3 डेज की प्रोसेस रखती है। तो ये जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में चीजें इकट्ठी हो रही है ना, ये पूरी की पूरी बाहर नहीं निकलती, इनकी एक प्रोसेस चलती है। तो हर जो तुम बोल रहे हो ना पूरे दिन खाना नहीं खाया, उसके बाद भी पॉटी कैसे आई, तो वो ऐसे आई क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने पुराना क्या करके रखा हुआ है, स्टोर है, जो कि तुम्हारी बॉडी से अब क्या हो रहा है, फ्लश आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ये तुम्हारे हेल्दी एंजाइम्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया समझ लो, जो कि इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं और खाना पचाने में तुम्हारी मदद करते हैं। ठीक है, याकुल्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, याकुल्ट का एड आता है, शिल्पा शेट्टी करती है कि खाने के बाद याकुल्ट पीना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, जो कि पीने के बाद तुम्हारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को, एंजाइम्स को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, ताकि तुम्हारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो। ठीक है, और उसमें से भी क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो खाने में से, बचे हुए खाने में से कुछ एक्टिव, जितने भी उसमें खूबियां बची होती हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को उसके नरिशमेंट भेज देते हैं, और बाकी के मटेरियल को बॉडी के बाहर फेंक देते हैं। तो वो क्या काम होता है किसका, सॉल्यूबल फाइबर का। अगर मैं बात करूं किसकी, इनसॉल्युबल फाइबर की, तो देखो इनसॉल्युबल फाइबर क्या करेंगे भाई, जो डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है ना, और ये हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, हमारे जीआईटी के अपर वाले पार्ट पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अपर वाले पार्ट पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं इसके, व्हीट ब्रान, सेल्यूलोज, लिग्निन। देखो सेल्यूलोज तुम बोलोगे तो देखो हरी सब्जियां हैं, अगर तुम हरे पत्ते खाते हो, कच्चे हरे पत्ते खा लेते हो, तो क्या होगा, लूज मोशन हो जाएंगे, और एज इट इज ग्रीन कलर का पार्ट बॉडी से बाहर हो जाएगा, तुम्हारे टूल का कलर चेंज हो जाएगा। क्यों, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ह्यूमन स्टमक रूमिनेंट स्टमक नहीं होता। अब रूमिनेंट स्टमक क्या होता है, हमारे शरीर में और गाय के शरीर की संरचना में बस एक अंतर ये होता है कि उसका स्टमक जो है वो रूमिनेंट स्टमक होता है और इंसानों के पास रूमिनेंट स्टमक नहीं होता। रूमिनेंट स्टमक का मतलब होता है सेल्यूलोज को पचाने की ताकत। हरी सब्जियां, हरी घास जो होती है ना, हर प्लांट में सेल्यूलोज पाया जाता है। अगर तुम घास खाओगे ना तो क्या होगा, लूज मोशन हो जाएंगे, और ग्रीन कलर का खाओगे तो ग्रीन कलर की पॉटी आएगी, वो भी लिक्विड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज को पचाने वाला कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, और गाय इसलिए आसानी से पचा लेती है क्योंकि उसके स्टमक में हमारे ग्रीन सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए उसके स्टमक को रूमिनेंट स्टमक बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन और काऊ के बीच का। तो इनसॉल्युबल फाइबर्स कौन से होते हैं, जनरली प्लांट से मिलने वाले कुछ ऐसे फल और सब्जियां जिनको हम बिना कुक करे नहीं खा सकते। अगर कच्चा खाओगे तो क्या होगा, वो तुम्हारे टूल को बहुत ज्यादा लूज कर देंगे, उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में सेल्यूलोज को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता। तो बॉडी में अगर सेल्यूलोज चला गया है तो वो एज इट इज बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो कहलाएंगे तुम्हारे इनसॉल्युबल फाइबर्स। अब इमोलिएंट टूल्स क्या होते हैं, इमोलिएंट एजेंट्स,
इमोलिएंट एजेंट्स का मतलब क्या होता है? जो मेरी बॉडी को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं। तो जो लैक्सेटिव्स हमारे टूल को क्या करते हैं? सॉफ्ट कर देते हैं। अगर टूल बहुत हार्ड होता है, पॉटी करने गए हैं, हम बहुत ताकत लगा रहे हैं, तब जाकर के टूल पास हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट प्रॉपर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारा जो टूल है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? टूल पास नहीं हो रहा। और कई बार ज्यादा फोर्स या ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा? ब्लड आ जाता है। और अगर यही कंडीशन लंबे टाइम तक बनी रहे तो कहीं ना कहीं तुमको क्या होने की, मतलब उस पेशेंट को क्या होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? पाइल्स, हिंदी में बवासीर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमोलिएंट एक्शन क्या होता है? कि ऐसे लैक्सेटिव जो तुम्हारे टूल को सॉफ्ट करते हैं। सॉफ्ट करते हैं, कैसे सॉफ्ट करेंगे? वो क्या करते हैं लैक्सेटिव? हमारे आसपास के एरिया से पानी को खींचते हैं, फैट को खींचते हैं, इकट्ठा करते हैं, और हमारे जो हमारा टूल है, हमारा जो टूल है ना, उसको सॉफ्ट बनाते हैं। उसमें पानी की और फैट की कमी हो जाती है। तो ऐसे लैक्सेटिव जैसे ही बॉडी में जाते हैं, आसपास से पूरा पानी लेकर के खुद फूल जाते हैं, और क्या करते हैं? उसको सॉफ्ट करके बॉडी से आसानी से बाहर निकलवा देते हैं, हमारे जीआईटी ट्रैक को क्लीन करा देते हैं। ठीक है, उनका काम होता है क्या? इमोलिएंट एजेंट्स, मतलब इनको हम स्टूल सॉफ्टनर भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, ल्यूब्रिकेंट एजेंट, देखो ल्यूब्रिकेंट का काम क्या होता है? चिकनाहट प्रोड्यूस करना। ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन वहां पे एक म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस का काम क्या होता है? चिकनाहट लाना। अगर तुम्हारे स्टूल में चिकनाहट नहीं हुई तो क्या होगा? दरदरे पार्टिकल्स होते हैं, एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं होता है तुम्हारा पॉटी। कैसे होते हैं? कुछ अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव्स भी होते हैं, कुछ बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? कोर्स होते हैं। अगर पॉटी वाली, अगर टूल पास करते समय तुम्हारे रेक्टम वाले पार्ट पर अगर कोई भी ल्यूब्रिकेंट नहीं है, चिकनाहट नहीं है, तो क्या होगा? जो तुम्हारे रेक्टम की वॉल है, ठीक है, वो क्या होगी? डैमेज होगी, और ब्लड भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में हमारे कुछ लैक्सेटिव्स क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेंट का भी काम करते हैं। वो क्या करेंगे? जो लिपिड्स होते हैं ना, उसको क्या करेंगे? कोलोन के एब्जॉर्प्शन को, कोलोन से क्या होता है? पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, सबसे पहले तो पानी को सूखने से बचाएंगे। ठीक है, पानी को सूखने से बचाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जो भी तुम्हारा वो है, टूल है, वो सॉफ्ट रहेगा। उसके बाद हमारी बॉडी खुद अपने आप में एक म्यूकस प्रोड्यूस करती है। म्यूकस प्रोड्यूस करने की वजह से जो तुम्हारा टूल होता है ना, वो थोड़ा सा चिकना हो जाता है। वो जो रेक्टम वाला पार्ट होता है जहां से टूल पास होता है, वो एरिया थोड़ा सा कैसा हो जाएगा? चिकना हो जाएगा, ताकि टूल आसानी से पास हो जाए और तुम्हारी स्किन पे कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, सेकंड क्या होता है? हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स। हाइपर, देखो सब में कहानी क्या होती है? एक जैसी होती है। सबको क्या क्या करना है? टूल को सूखने नहीं देना है। पानी की कमी हो गई ना तो टूल एकदम हार्ड हो जाएगा। तो ये सभी एजेंट्स का काम क्या होता है? पानी को पकड़ के रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हाइपर ऑस्मेटिक एजेंट्स? ये ऐसे लैक्सेटिव्स होते हैं जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में पानी को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से टूल कैसे हो जाएगा? सॉफ्ट रहेगा। और सॉफ्ट रहने की वजह से बाउल मूवमेंट आसानी से होगा। अब ये लोग पानी को कैसे पकड़ते हैं? ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं बढ़ता है, लॉस नहीं करता है, और वहीं के वहीं तुम्हारे टूल के पास रहता है, ताकि तुम्हारा टूल जो है वो नॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा लिक्विड ना हो और बहुत ज्यादा टाइट ना हो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ किसकी? सिलाइन लैक्सेटिव्स की। अब ये सिलाइन लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? ये भी क्या करेंगे? देखो इनके दो काम होते हैं, तीन। देखो, जो सलाइन लैक्सेटिव्स होते हैं ना, उनका नेचर कैसा होता है कि ये नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्टमक में जाते हैं, वैसे ही तो क्या हो जाएंगे? पहले तो फूलते हैं, फूलने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट
बढ़ जाता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से पूरा का पूरा टूल बाहर पास हो जाता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्रिएट करेंगे, पानी को होल्ड भी करेंगे, वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बढ़ाएंगे, और आसानी से बाहर बॉडी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसके? मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब चीजें किसका काम करती हैं? हमारे सलाइन लैक्सेटिव्स का। ठीक है, तो ये सब क्या है तुम्हारे? मिसलेनियस। कैस्टर ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल क्या करेगा भाई? ऑयल नेचर का है, ग्लिसराइड होता है, हाइड्रोलाइज करता है जनरली। ठीक है ना, जब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज हो जाता है। किसमें? रेसिनोलिक एसिड में। ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्सेटिव एक्शन। लेकिन आज तक इसका मैकेनिज्म किसी को पता नहीं चला कि ये किस तरीके से काम करता है, इसलिए इसका मैकेनिज्म अननोन है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो कैस्टर ऑयल है वो अपने आप में एक लैक्सेटिव है। कई बार कहा जाता है कि अगर आपने सारे सामदाम दंडवेद यूज कर लिए हैं तो थोड़ा सा अरंडी का तेल, जो कैस्टर ऑयल होता है ईडेबल वाला, वो ऐसे पिला दिया जाता है और ऊपर से आप पानी पी लो। तो वो क्या करता है, तुम्हारे जो इंटेस्टाइनल वाला ट्रैक होता है ना, उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन आसानी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये सब समझ में आया? ये लैक्सेटिव्स होते क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं और इनके मेन पर्पस या मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? किसी को कोई डाउट है इस चीज में? ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मेरा एलोवेरा, जिसको हम बोलेंगे अलोए। ठीक है, ये प्लांट दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, ये तुम्हारा प्लांट है और ये इसका डाइसेक्शन सेक्शन है। एक छोटे से पार्ट का हमने डाइसेक्ट करके दिखाया है कि जो अंदर का पल्प है ये वो है। ठीक है, अब देखो जनरली हमें इसमें पढ़ना क्या होता है? सबसे पहले तो बॉटेनिकल नेम, इसके सिनोनियम्स, इसके अंदर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है ना, इसका थेरेपेटिक एफिकेसी, तीन चार चीजें इसके अंदर मेन होती हैं पढ़ने वाली। सबसे पहले एलोवेरा का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ये मस्ट है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये लिखना कंपलसरी है कि सबसे पहले नेम क्या होता है? अलोए बार्बाडेनिस मिलर। ठीक है, ये होता है इसका बोटेनिकल नेम, जो कि याद करना ही पड़ेगा। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लिलीशिया। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लिलीशिया से। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? कनाडा में अगर जाओगे तो ये इस नाम से पाया जाएगा, मुसब्बर, लोलीसेरा। ठीक है ना, कनाडा में ये इस नाम से मिलते हैं। लेकिन अगर अलोए वेरा तुम अपने इंडिया तरफ देखोगे तो इंडिया में तो ये हर घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें कितनी स्पीसीज पाई जाती है? कम से कम 560 स्पीसीज, इसमें कम से कम 560 वेराइटीज पाई जाती है इस प्लांट में। ठीक है, ये कैसा होता है? इसमें कोई डंडियां नहीं, मतलब स्टेम नहीं होती है, ये विदाउट स्टेम का होता है। और कैसा होता है? थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा मोटा, ग्रीन कलर का, फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी मतलब जो लीव्स होती है ना, इसके अंदर एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर भरा हुआ था, जब आप इसको काटोगे तो जेल टाइप का मटेरियल इसका निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो जिसको क्या बोलते हैं? फ्लैशी लीव्स। ठीक है, उसके बाद इसकी जो मार्जिन्स होती हैं, जो इसके आगे की टिप्स होती हैं, है ना, दोनों साइड की जो लाइनिंग्स होती है, देखो ये वाली लाइनिंग्स, ये और ये, यहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं, मतलब जिसको हम टीथ बोल देते हैं। बाकी छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, अब बताओ कि जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन होते हैं तो हम जनरली उसको क्या पिलाते हैं? एलोवेरा जूस। ये क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं। फाइबर्स का काम क्या होता है? बॉडी में जाकर के फंसे हुए मटेरियल को सॉफ्ट करना, बल्क क्रिएट करना, और बॉडी से इसको आसानी से बाहर निकाल देना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगा? आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? जिस इंसान को हर थोड़े टाइम में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, अगर हमें उसको नेचुरली ठीक करना है, हमें किसी भी दवाई पे नहीं जाना, तो हम जनरली जो एलोवेरा है उसका जूस इसको पिलाएंगे, तो इसका ये क्या करेगा? नेचुरल लैक्सेटिव का काम करेगा। ठीक है,
अब देखो, ये जो जेल है ना इसका, ये हम टॉपिकली भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि कोई स्किन प्रॉब्लम है, जैसे सोरियासिस है। कई बार सोरियासिस में क्या होता है, स्किन डिजीज होती है, ईचिंग होती है, डेड स्किन निकलती है, ठीक है, और बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में एलोवेरा की लीफ को कट करके उस पर्टिकुलर पार्ट पे मसाज करके छोड़ देने से काफी रिलीफ मिलता है, ठीक है। कई लोग इसको आसानी से खा नहीं पाते, तो क्या करते हैं, इसके जेल के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं प्लांट के बीच में से निकाल के, और जनरली पानी से गटक लेते हैं। कई लोग ट्रेडिशनली इसका हलवा बना के खाते हैं। इसको बहुत सारे घी के साथ सेकते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत शुगर अमाउंट ऐड करके इसको खाते हैं। उससे क्या होता है, इसके अंदर जो चिकनाहट है ना, जो एक चिपचिपापन है, ये तुम्हारी बोन्स को बहुत ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्लस कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। नेचुरल लैक्सेटिव्स का भी काम करता है। तो यहाँ पे एलोवेरा, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, टॉपिकली भी यूज हो रहा है, इंटरनली भी यूज हो रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है भाई, जनरली जो इसके बायोलॉजिकल सोर्स हैं, वो हम क्या यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है इसकी पत्तियां, ठीक है। इस प्लांट की पत्तियों को हम क्या करेंगे, कई लोग तो इसका जूस बना देते हैं। अगर मुझे ड्राई फॉर्म में चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे, पर्टिकुलर फ्लैश निकाल के ड्राई फॉर्म में इसको ड्राई करेंगे, इस लीव्स को, और ड्राई फॉर्म में इसको क्या करेंगे, कलेक्ट करके रखेंगे पाउडर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन उसके पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, सबसे पहले क्या पाया जाता है, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स, दूसरा बारबिटोइन और एलोइन, ठीक है, आइसोबार्बिलोइन, ठीक है, जिसको एलोसोन भी बोलोगे। उसके बाद एलोसोनोसाइड्स ए एंड बी, रेजिन्स। देखो ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, मेन है इसमें कि इसमें से एक या दो चीज याद कर लो कि इसमें पाए जाने वाला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो तुम्हें इसमें इजी याद हो रहा है, जैसे रेजिन, रेजिन थोड़ा सा इजी वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। एलोइन, एलोवेरा से मिलता जुलता वर्ड है एलोइन, आप एलोइन याद कर सकते हो। तो दो तीन चीजें याद कर लो कि इसमें पाए जाने वाली कौन सी चीजें होती हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाने वाले ये होते हैं, ठीक है। अब इसके थेरेपेटिक इफेक्ट भी बहुत होते हैं। कौन कौन से थेरेपेटिक इफेक्ट्स होंगे भाई इसके, देखो, अगर ये बॉडी में थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करी जाए, तो क्या क्या करेगा, अगर आपको कहीं घाव हो गया है, तो वो हील करने में हेल्प करेगा। अगर कहीं पे आपको बर्निंग सेंसेशन है, वहां पे आपको हील करेगा। आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा, ठीक है। एंटीवायरल और एंटी ट्यूमर भी वर्क करता है। एंटी बैक्टीरियल यूज होता है, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी, कहीं पे बहुत जलन जैसी पड़ रही है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे लगाओगे तो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लैक्सेटिव प्रॉपर्टी तो दे ही रहा है, ठीक है। अगर जनरली बहुत सारे फेस मास्क और फेस सीरम ये सब बनते हैं, उसमें क्या होता है, एलोवेरा का यूज होता है। तो ये बॉडी में पॉलिशिंग और एंटी एजिंग का भी काम करता है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे जो रेडिएशंस होती हैं सन से, उसको भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट करके रखता है। एंटी डायबिटिक इफेक्ट है, मतलब जो भी इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी है ना, वो बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलोवेरा जो है वो मेरा क्या है, क्या है, लेग्जेटिव है, ठीक है। अगर नॉर्मली एक सांस में बोला जाए, तो सबसे पहले एलोवेरा, जनरली एलोवेरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एलोए बार्बिडेनिस मिलर भी बोलते हैं, ये इसका बोटेनिकल नेम है। ये लिलेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। इसके सिनोनियम्स हैं एलोए, मुसब्बर, लॉलीसेरा। जनरली कनाडा में ये वर्ड्स यूज होते हैं। एलोवेरा की कम से कम 560 स्पीसीज पाई जाती हैं। इसकी जो लीव्स होती है वो दिखने में थोड़ी सी मोटी होती हैं, और थोड़ी फ्लैशी होती हैं। उसके बाद जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, उस पे छोटे छोटे कांटे या दांत पाए जाते हैं। जनरली जिन लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उस इंसान को एलोवेरा जूस एज अ नेचुरल लैक्सेटिव दिया जाता है। एलोवेरा हम इंटरनली खा भी सकते हैं और बॉडी पे अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं, तो हम क्या करते हैं, लोग बाग इसका जूस भी पीते हैं। और अगर किसी को ड्राई फॉर्म में चाहिए, तो हम इसकी लीव्स को ड्राई करके पाउडर फॉर्म में भी
अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि रेजिन्स हो गया, एलोइटिक एसिड हो गया, एलोइन हो गया। ठीक है, और इसके थेरेपेटिक क्या है, वुंड हीलिंग करेगा, टिश्यू बर्न करेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी एजेंट का काम करता है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। ये सारी इसकी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एलोवेरा के बारे में बस इतनी कहानी लिखनी है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्या है दूसरा, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल क्या है भाई, लैक्सेटिव है। ठीक है, जनरली देखो, कैस्टर क्या होता है, हम जो कैस्टर के बीन्स होते हैं, ठीक है, जो बीज होते हैं ना, उनको प्रेस करके उसमें से ऑयल्स निकालते हैं, वो कहलाता है मेरा कैस्टर ऑयल। ठीक है, येलो कलर का होता है, और इसका जो टेस्ट और ऑर्डर होता है ना, वो मतलब ना तो इसमें बहुत ज्यादा स्मेल आएगी, ना ही बहुत ज्यादा टेस्ट में अजीब, या ना तो बेकार लगेगा ना अच्छा लगेगा, मतलब कांस्टेंट टेस्ट होता है इसका। ठीक है, उसके बाद इसके सिनोनिम्स क्या है कैस्टर ऑयल के, इसको हम ओलियम रेजिन भी बोल सकते हैं, रेसिनस ऑयल भी बोलते हैं, कैस्टर ऑयल सीड भी बोलते हैं, कैस्टर बीन ऑयल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं, 90% फैटी एसिड्स होते हैं, ऑलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड्स होता है। ये सब क्या होते हैं, इन सब का मिक्सचर पाया जाता है किसके अंदर, कैस्टर सीड के अंदर। ठीक है, अब जनरली कैस्टर ऑयल क्यों यूज, कहाँ कहाँ यूज होता है, साबुन बनाने में यूज होता है, ल्यूब्रिकेंट में यूज होता है। ठीक है, पेंट्स बनाने में यूज होता है, डाइज बनाने में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद इंक बनाने में यूज होता है, वैक्स और पॉलिश बनाने में यूज होता है, कई बार परफ्यूम्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, और अगर हम मेडिकल पर्पज से देखें तो लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर कहीं पे जलन टाइप की हो रही है तो वहां पे ये एंटी इन्फ्लामेशन वाली प्रॉपर्टी भी देता है। ठीक है, और जनरली बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसके जो बीज होते हैं ना, इसको कोल्ड प्रेस करके बनाया जाता है, मतलब इसको इस तरीके से करा जाता है कि इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। जनरली जो सीड होते हैं उसको जोर से प्रेस करते हैं, और उसमें से जो ऑयल निकल गया ना, बस वही तुम्हारा क्या हो गया, कैस्टर ऑयल। ठीक है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है ये, किस फैमिली से बिलोंग करता है, यूफोरबेशिया, यूफोरबिएशिया। ठीक है, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होंगे, ऊपर ही पढ़े थे मैंने कि देखो, ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है। इतने याद कर लेना, ये जो जाने पहचाने है ना तो समझ में आ जाएगा। थेरोपेटिक की बात करोगे तो देखो, आर्थराइटिस का जो पेन होता है, रूमेटाइड गठिया बाय, उसके दर्द में कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा होता है। लेबर पेन, डिलीवरी के टाइम पे जो पेन्स आते हैं, ठीक है, उसमें अगर कैस्टर ऑयल पिलाया जाता है तो कहते हैं कि दर्द थोड़े कम होते हैं, क्यों, क्योंकि स्मूथनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम पे बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत इजीली बाहर आ जाता है, उसमें ज्यादा दिक्कत को थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बर्थ कंट्रोल को रोकता है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजेंट लगाओ तो तुम बुढ़ापा तुम्हारा थोड़ा कम धीरे धीरे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो पीरियड्स के में दर्द होते हैं, उस मेंस्ट्रुअल पेन को ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, लैक्सेटिव का काम करता है, तो कॉन्स्टिपेशन को क्या करेगा, ट्रीट करता है कॉन्स्टिपेशन को, मतलब टूल आसानी से पास करा देगा। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद अगर आप बालों में गुनगुना कैस्टर ऑयल लगाते हो तो बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी से अगर एक्सेस फ्लूइड निकल जाए तो उसको भी रोकता है। ठीक है, जैसे लूज मोशन हो जाए तो तब भी दिया जाता है, और अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, टूल हार्ड हो जाए, तो भी दिया जाता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, इसबगोल की भूसी दूध के साथ खाओगे तो पॉटी आ जाएगी, और अगर दही के साथ खा लोगे तो जो लूज मोशन लग रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से काम करेंगे। अब तीसरा आता है तुम्हारा इसबगोल। देखो, इसको तो मैं पहले ही बता चुकी, लेकिन फिर भी देख लो, प्लांट से मिलने वाली चीजें हैं ये सारी, प्लांट डेरिवेटिव्स है।
लेकिन ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देखो ईसबगोल, ईसबगोल की भूसी बोलते हैं इसको। जनरली क्या होता है, इसको सीलियम भी बोला जाता है, ईसबगोल हस्क भी बोला जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जगह पर इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, जनरली सिनोनियम क्या है इसका, ईसबगोल या फिर ईसबगोल। सी और बी का अंतर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सीलियम हस्क और ईसबगोल दो ही नामों से सबसे ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, अब देखो अगर आप सीलियम हस्क को अपने खाने में हफ्ते में कम से कम 3 बार खाते हो, तो ये क्या करता है, तुम्हारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जो लोग दो डाइट करते हैं ना, जिन लोगों को भूत होता है दुबले होने का, वेट कम करने का, तो वो लोग इसको प्रेफर करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, तुम्हारे इंटेस्टाइन को फुल करता है, एक्सेस मटेरियल को बाहर निकाल देता है। बॉड मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, खाना उतनी तेजी से डाइजेस्ट होगा, उतने ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। कम खाने में ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स पा सकते हो। ठीक है, तो जनरली क्या करता है, जिन लोगों को वेट लॉस करना होता है, जनरली वो लोग इसको अगर हफ्ते में 3 बार लेते हैं, अपने खाने में डाइट में शामिल करते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, ग्लूकोज का लेवल है, मतलब जिनको डायबिटीज है वो भी, टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, जनरली इसको हम कहाँ से लेते हैं, नॉर्थ इंडिया जो होता है, हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, जनरली वहां से ये वहां पाया जाता है। और जनरली ये कोल्ड एरिया में, मतलब ठंडे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। ठीक है, जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये हमेशा ठंडे या ड्राई एनवायरनमेंट को ही प्रेफर करता है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या है भाई, ये ड्राई फॉर्म में होता है, तो ड्राई सीड मिलती है इसकी। कौन से प्लांट से मिलती है, प्लांटेगो सीलियम। ठीक है, ये प्लांट के अलग अलग नाम है, लेकिन तुम एक ही नाम याद कर लो, प्लांटेगो सीलियम। ठीक है, लेकिन इसकी फैमिली जरूर याद करना, ये प्लांटेगिनेशिया से ही फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जनरली इसका बायोलॉजिकल सोर्स है प्लांटेगोसीलियम, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, प्लांटेगिनेशिया। ठीक है, फैमिली याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं भाई, सबसे पहला म्यूसिलेज, दूसरा एल्डोबिन, एल्डिबायोनिक एसिड, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन, जाइलोज। ठीक है, अब तुम इसमें से सिर्फ वो याद रखना जो तुम्हें याद हो, जैसे कि फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन, म्यूसिलेज, जाइलोस, इतने सफिशिएंट है। ठीक है, थेरापेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, शुगर लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है, डायरिया अगर हो जाए तो उससे बचाता है, अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे बचाता है। ठीक है, वेट लॉस में हमें हेल्प करता है। ये सारे इसके क्या होंगे, थेरापेटिक इफेक्ट। लास्ट है तुम्हारा सेना। सेना क्या है, इस वाले टॉपिक की लास्ट ड्रग है सेना। सेना क्या है भाई, पत्तियां होती हैं, ये भी प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, ये एक हर्बल लैक्सेटिव है, इसको प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लिखा जाना जरूरी होता। आप जैसे नॉर्मली आपको लग रहा है कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इसके लीव्स को मार्केट से लेकर के, पाउडर को लेकर के खा सकते हो, इसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसको हम कौन सी स्पीसीज से माना जाता है, केशिया स्पीसीज से बिलोंग करती है हमारी सेना। ठीक है, इसको जनरली और क्या क्या बोला जाता है, केशिया एक्यूटीफोलिया। ठीक है, केशिया एक्यूटीफोलिया, इसको हम ये भी बोल सकते हैं अलेक्जेंड्रियन सेना। ठीक है, अगर तुम एक ही नाम याद कर लो अलेक्जेंड्रियन सेना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो इसकी पत्तियां होती है ना, उसका या तो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उस एक्सट्रैक्ट को क्या करता है, ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि इजली हो, जब आप इसको कंज्यूम करते हो, जब आप खाते हो तो इजली आप इसको खा सको। ठीक है, और इसकी जो लीव्स होती हैं, कभी भी इनको डायरेक्टली धूप में नहीं सुखाया जाता, हमेशा शेड में सुखाया जाता है, क्योंकि कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि धूप की रोशनी पड़ते ही इनमें वोलेटाइल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो उनका जो असर हो जाता है वो कम हो जाता है।
तो हम इनको क्या में छांव में सुखाते हैं। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाती है तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके पैक करके मार्केट में अवेलेबल कराई जा सकती हैं। ठीक है। जनरली कैसा यूज होता है? लैक्सेटिव का यूज होता है और स्टूमुलेंट का यूज होता है। अब देखो ये जो सेना लीव्स होती है ना, सेना के प्लांट में सिर्फ इसकी पत्तियां ही नहीं, इसके फ्लावर, इसके फ्रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें? लैक्सेटिव में। ठीक है। लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं इसकी पत्तियां। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है किसका? पत्तियों का। ठीक है। कई जगह तो इसकी हर्बल टी बनाकर के पी जाती है वेट लॉस के लिए, क्योंकि क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट को हाई कर देता है और टूल को आसानी से पास कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी आप खाते हो बहुत जल्दी पच के बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो आपके शरीर को फैट लगता ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसके? देखो सिनोनियम्स क्या है इसके, ये याद कर लो। फोलिया सेना, केशिया सेना, ये सब इसके ऑल्टरनेटिव नेम है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा इसका? केशिया एक्यूटिफोलिया। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसाए। ठीक है। जनरली कौन सा याद करना है? केशिया एक्यूटिफोलिया, ये इसका बायोलॉजिकल सोर है। इसके हम क्या करते हैं, पत्तियां लेते हैं, ड्राई लीव्स लेते हैं, सूखी हुई पत्तियां। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसाए। ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर? देखो, एंथ्राक्यूनोन पाए जाते हैं। ठीक है। ABCD सेनोसाइड्स। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एलोए इमोडोइन पाया जाएगा। इसमें बहुत डिफिकल्ट नाम है, कोई एकाध नाम याद कर लेना। ठीक है। सैलिसिलिक एसिड पाया जाएगा, रेजियन, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है। उसके बाद रेइन। ये चार पांच नाम है जिसमें से तुम याद कर लेना, कैल्शियम ऑक्जेलेट, रेजिन, म्यूसिलेज, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद अगर याद करना चाहो तो सेनोसाइड A B C and D। ठीक है। ये एंथ्राक्विनोन के डेरिवेटिव्स होते हैं। थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है, बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन भी होता है ना, तो ये उसको आसानी से क्या कर देता है, रिलीफ करा देता है। जो लोग बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, जिनकी बॉडी ने आसानी से खाना पचाना बंद कर दिया, जब देखो जब कब्ज बना रहता है, तो उन पेशेंट्स में सबसे आसानी से बॉडी में टूल पास कराने का काम होता है सेना का। क्रोनिक मतलब पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन तक ये आसानी से रिलीव करा देगा। ठीक है। अब जनरली ये क्या करता है, स्टूल को, पॉटी को, जो भी तुम्हारा रफेज मटेरियल है इंटेस्टाइन में, उसको सॉफ्ट करेगा। सॉफ्ट करने के बाद क्या होगा, अब देखो कई बार क्या होता है, ऑपरेशन हो जाते हैं लोगों के, ऑपरेट होने के बाद सामने वाला क्या करता है, उस कंडीशन में नहीं होता कि आसानी से फोर्स लगा सके उस पर्टिकुलर पार्ट पर, तो जनरली सहना क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट बना लेता है और इजीली हमारे इंटेस्टाइन से क्या कर देता है, बॉडी से बाहर कर देता है। ठीक है। इस कंडीशन में अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं आपके साथ, आपके इंटेस्टाइन में इतने सारे डैमेजेस हो सकते हैं कि फिर आपको टूल पास करना बहुत इजी प्रोसेस नहीं रह जाता। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन नेचुरल चीजों से जितनी जल्दी रिमूव हो जाए, अगर नहीं भी होता कॉन्स्टिपेशन तो फिर भी हफ्ते में एक बार सीलियम हस्क या स्टेना लीव्स, तो बहुत बाद की बात है, बहुत क्रोनिक में यूज होता है, बट सीलियम हस्क मतलब ईसबगोल की जो भूसी होती है वो बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज होती है। हफ्ते में अगर एक बार भी कोई इंसान खाता है तो लाइफ टाइम आपको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तुम्हारा यूनिट फिफ्थ का फर्स्ट टॉपिक लैक्सेटिव कवर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना है इसमें? हमें तो रटने पड़ेंगे, रट लेंगे इनको मैं बस। रटने तो पड़ेंगे लेकिन नाम पता होना चाहिए कि लैक्सेटिव्स में कौन कौन से आते हैं। सबसे हम्म। पहले एलोवेरा आ गया, सेना आ गया, ईसबगोल आ गया और हम्म। कैस्टर ऑयल आ गया। ठीक है। हम्म। फैमिलीज रखनी पड़ेंगी, लेकिन इसके फंक्शन अगर तुमने भी ध्यान से सुने होंगे ना, तो तुम बिना हम्म। पढ़े भी लिख सकते हो। फिर तुम्हें सिर्फ किस पे काम करना है, इसके सिनोनियम्स याद करने पे, फैमिली याद करने पे और हम्म। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी एक दो याद करने पे। बाकी तो ठीक है। कहानी तुम खुद से लिख के आ जाओगे। ठीक है। ठीक है। अगर कोई डाउट हो
अगर कोई टर्म समझ में नहीं आ रही तो गूगल पे सर्च करके देखना, उसके पिक्चर्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। और ये नोट्स मैं सर को दे दूंगी तो सर से कलेक्ट कर लेना। कल हम इसी यूनिट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लैक्सेटिव के तुरंत बाद जो भी है वो कंप्लीट करेंगे। शायद कार्मिनेटिव सर, ठीक है। ये वाले ठीक है। नोट सर से लेना, अगर कोई डाउट हो तो कल दोबारा पूछ लेना, ठीक है। चलो ठीक फिर है। कल करते हैं क्लास। ओके, गुड डे। गुड।